नमस्कार। हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां। रीतिकाल के अंदर परिस्थितियां कौन कौन सी रही और प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही, इनको हम इन पॉइंटों के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर रीतिकाल, अर्थ एवं स्वरूप, उसके बाद इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की काल सीमा और इसका नामकरण, रीतिकालीन साहित्य के प्रेरक बिंदु, रीतिकाल की परिस्थितियां। परिस्थितियों के अंदर राजनीतिक अवनति एवं रुग्ण मनोभाव का युग, सामाजिक पतन व भोग विलास का युग, धार्मिक पराभव का युग, नवीन प्रवृत्तियों का युग, कलात्मक परिस्थितियों का युग और उसके बाद हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आएगा रीतिकाल, अर्थ एवं स्वरूप। मित्रों, थोड़ी सी रीतिकाल की प्रस्तावना हम देखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसे ही नए नए एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए अपलोड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहलाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल कहलाता है और हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल है वो रीतिकाल कहलाता है। इस काल के काव्य की प्रमुख धारा का विकास कविता की रीति के आधार पर हुआ। यह रीति शब्द संस्कृत के काव्य शास्त्रीय रीति शब्द से भिन्न अर्थ रखने वाला है। संस्कृत साहित्य में रीति को काव्य की आत्मा मानने वाला एक सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में किया था। रीतिरात्मा काव्यस्य अर्थात रीति काव्य की आत्मा है और काव्य की श्रेष्ठता की कसौटी भी। वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, लाटी रीतियां हैं। रीति का आधार गुण है। ठीक है फ्रेंड्स, रीति का आधार क्या है? गुण है। संस्कृत की रीति संबंधी यह धारणा हिंदी काव्य शास्त्र के कुछ ही ग्रंथों में ग्रहण की गई है, परंतु रीति को काव्य रचना की प्रणाली के रूप में ग्रहण करने की अपेक्षा प्रणाली के अनुसार काव्य रचना करना रीति का अर्थ मान्य हुआ है। इस प्रकार रीति काव्य का अर्थ हुआ एक ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया। इसके लक्षणों के साथ यह स्वतंत्र रूप से इनके आधार पर काव्य लिखने की पद्धति ही रीति नाम से विख्यात हुई और यह पद्धति जिस काल में सर्वप्रधान रही वह काल रीतिकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रीतिकाल का काल है मित्रों विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। ठीक है, इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रीतिकाल का काल क्या है, तो 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक का काल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। यह समृद्धि और विलासिता का काल था। भक्ति काल के उत्तरार्ध में मुगल साम्राज्य के भोग विलास और ऐश्वर्य से इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो रीतिकाल का जन्म कैसे हुआ? यह समृद्धि और विलासिता का काल था। ठीक है, भक्ति काल के उत्तरार्ध में मुगल साम्राज्य के भोग विलास और ऐश्वर्य से इसका जन्म हुआ था। नवाब, जागीरदार, मनसबदार, सामंत सभी का उद्देश्य विलासिता और समृद्धि का जीवन था। इस समृद्धि के जीवन के लिए साधन के रूप में सुरा और सुंदरी का खुलकर प्रयोग होता था। इन्हीं उच्च वर्ग के लोगों ने कला और कविता को दास्ता की हद तक संरक्षण प्रदान किया। इस प्रकार इस काव्य में एक ही जीवन के सुख भोग पर बल दिया गया। रीतिकाल के अंतर्गत सामान्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। एक जिनमें काव्य शास्त्र के सिद्धांतों पर बल दिया गया है, अर्थात रीति सिद्ध कविता। दूसरी जो काव्य शास्त्रों के सिद्धांतों से मुक्त रही है, रीति मुक्त कविता। इन दोनों के बीच में एक रीतिबद्ध काव्य धारा के भी यथाकथित दर्शन होते हैं। इसके अंतर्गत वे कवि आते हैं जो रीति के नियमों को जानते तो हैं परंतु उसके अंतर्गत काव्य रचना नहीं करते हैं। मित्रों, ये जो 4-5 लाइनें हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। रीति सिद्ध कविता किसको बोलते हैं? जिसके अंदर काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया हो या उस पर बल दिया गया हो। एक होता है काव्य शास्त्र के सिद्धांत से मुक्त जो कविता है वो रीति मुक्त कविता है, और तीसरा जो है रीतिबद्ध कविता, जिसके अंदर
मतलब कवि को जो सिद्धांत है काव्य शास्त्र के सिद्धांत वो नियम तो पता है लेकिन वो उसका काव्य रचना में उपयोग नहीं करते हैं। वो है रीतिबद्ध कविता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है। हिंदी साहित्य में रीतिकाल के विकास के अनेक कारण हैं। एक तो तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां और दूसरी राजनीतिक उथल-पुथल। वस्तुतः ये परिस्थितियां इस काल के काव्य सृजन के अनुकूल ही थी। हम इस पाठ के अध्ययन के दौरान रीतिकाल के इस समग्र स्वरूप की खंडानुसार विवेचना करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम रीतिकाल के अर्थ एवं स्वरूप की समीक्षा करें। फ्रेंड्स, अब हम रीतिकाल के अर्थ और स्वरूप को और भी डिटेल से देखने वाले हैं यहाँ पे। तो रीतिकाल जैसा कि नाम से ही विदित है, प्रस्तावना में हम इस संक्षेप में चर्चा भी कर चुके हैं। ठीक है, इसको और हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो काव्य शास्त्रीय आधार पर संस्कृत के रीति शब्द से इसका जन्म हुआ। आचार्य वामन के कथ्य काव्य अलंकार सूत्र में रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार कर काव्य की श्रेष्ठता का कसौटी पर रीति को परिभाषित किया है। हिंदी साहित्य में 4 प्रकार की रीतियां प्रचलित हैं: वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी, जिनका आधार गुण है। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। संस्कृत की रीति संबंधी यह धारणा काव्य शास्त्र के कुछ ही ग्रंथों में ग्रहण की गई, परंतु काव्य रचना की प्रणाली के रूप में एक विशेष काल विशेष ने इसे स्वीकार कर लिया, जिसमें अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि को समाहित कर जिस काव्य की रचना हुई वह रीति काव्य कहलाया और वह रीतिकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 200 वर्ष, ठीक है, रीतिकाल का काल कितना है? 200 वर्ष, 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक ऐसा समय रहा जिसमें हिंदी साहित्य की बहुमुखी श्रीवृद्धि हुई। इस काल को श्रृंगार काल, कला काल, अलंकरण काल आदि नामों से भी अभिहित करते हुए अंत में रीतिकाल के नाम से जाना गया और यही नाम सर्वग्राही हुआ। फ्रेंड्स, तो रीतिकाल के अन्य नाम कौन से हैं? श्रृंगार काल, कला काल और अलंकरण काल, लेकिन जो सर्वप्रसिद्ध नाम है वो रीतिकाल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे रीतिकाल की। तो रीतिकाल विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक का काल है। मोटे तौर पर शाहजहां के शासन की समाप्ति और औरंगजेब के शासन के प्रारंभ 1658 से लेकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 ईस्वी तक यह काल माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम ईस्वी सन की दृष्टि से देखो तो 1658 ईस्वी और 1857 ईस्वी, ठीक है। और इस काल के अंदर शाहजहां का जो शासन समाप्त हुआ था और औरंगजेब का शासन प्रारंभ हुआ था। तब रीतिकाल, जैसे औरंगजेब का शासन प्रारंभ हुआ वैसे रीतिकाल का प्रारंभ हुआ और शाहजहां का जो शासन काल है वो समाप्त हुआ था। इस युग में भक्तिकालीन काव्य रचनाओं जैसे संत काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, नीति काव्य आदि का विकास हुआ, परंतु इस सबसे अधिक महत्व दरबारी संस्कृति से प्रेरित रीति काव्य को प्राप्त हुआ, जो अलंकारों, रसों, नायिका भेदों, शब्द शक्तियों, ध्वनि भेदों आदि के आधार पर लिखा गया। यह इस युग की नवीन चेतना के रूप में जागृत हुई। राजाओं, बादशाहों और नवाबों की भोग लिप्सा छोटे जागीरदारों तथा मनसबदारों में भी पसर गई। परिणाम स्वरूप उन्होंने भी अपने जीवन को भोग विलास में डुबा दिया और अपने दरबारों में मुगल दरबार की देखा-देखी, राज नर्तकियां और शराब को स्थान देने लगे। यहीं से अपनी विरुद्धावली सुनने एवं दमित वासनाओं को शांत करने के लिए उन्होंने चापलूस कवियों को प्रश्रय देना प्रारंभ किया। इन्हीं कवियों ने अति श्रृंगारिक काव्य का सृजन कर रीतिकालीन साहित्य को पुष्ट किया। निरपेक्ष भाव से भी देखा जाए तो रीतिकाल के जन्म में सबसे महत्वपूर्ण हाथ मुगल काल का रहा। ठीक है, रीतिकाल के जन्म में सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसका रहा? तो मुगल काल का रहा। ये इम्पोर्टेंट है। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां तक आते आते हिंदुस्तान पूर्ण रूप से सुरक्षित हो चुका था। ऐसी स्थिति में बादशाहों, राजाओं और नवाबों के पास अपना समय गुजारने के लिए श्रृंगारिक कविताओं के अलावा और कोई साधन नहीं था। यह काल भक्ति और रीतिकाल का संधिकाल था। कवि यहाँ अपने आराध्य राधा कृष्ण को भूला नहीं था, इसलिए रीतिकाल में उसने राधा कृष्ण को एक सामान्य नायक नायिका बनाकर प्रस्तुत किया। सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित होती है।
उपासना के लिए जिन राम और कृष्ण का चरित्र भक्ति युग में अत्युत्कृष्ट रूप में चित्रित हुआ, उनमें भी श्रृंगारिकता का आरोप कर श्रृंगारिक रूप के उद्घाटन में प्रतिभा को लगाया गया। लोकेशना का सीमित और भोग्य रूप इस काल के यथार्थवादी धरातल का संकेत करता है। भक्ति काल में जिस धर्म की स्थापना के लिए कवि ने अपने समस्त ऐहिक सुखों को त्याग कर मन को भक्ति में लीन किया था, रीति काल में उसी कवि ने अपने उन वासनाओं को श्रृंगारिक बना पहना कर साहित्य में उतार दिया। औरंगजेब के बाद रीतिकाल अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। बिहारी घनानंद देव, कालिदास, बेनी प्रवीण, पद्माकर ग्वाल आदि कवियों ने इस परंपरा को पुष्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीतिकालीन कवि हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, रीतिकालीन कवियों में बिहारी घनानंद देव, कालिदास, बेनी प्रवीण और पद्माकर ग्वाल। ठीक है, बिहारी सही मायने में इस परंपरा के प्रमुख सूत्रधार माने जाते हैं। मथुरा के ये चौबे पंडित जयपुर में आकर सवाई राजा जयसिंह के दरबारी कवि बने। ठीक है, बिहारी अपने एक ही दोहे से उन्होंने जयपुर नरेश के हृदय में स्थान बना लिया और यहीं से रीतिकाल लिपिबद्ध होने लगा। यदि हम ऐतिहासिकता की दृष्टि से इस पर विचार करें तो यह सर्वसिद्ध होता है। यहाँ संक्षेप में यही स्पष्ट करना हमारा उद्देश्य रहा है कि इस युग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है जिसमें इस युग के साहित्य का निर्माण हुआ। आगे परिस्थितियों की चर्चा करते हुए इसे और स्पष्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम रीतिकाल की जो काल सीमा और नामकरण को और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो काल सीमा और नामकरण इस साहित्य या साहित्य धारा की काल सीमा का निर्धारण हम विस्तार से खंड 1 में कर चुके हैं, परंतु औपचारिक रूप से एक बार संक्षेप में पुनः स्पष्ट करना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1650 से यहाँ पे 1700 है। ठीक है, मतलब जो माना गया है वो 1700 से है, बाकी कुछ 1650 से भी मानते हैं। तो 1650 से 1900 ईस्वी तक लगभग 250 वर्षों का समय रीतिकाल का रहा जो है ये समय रहा, लेकिन आचार्य शुक्ल के अनुसार 200 साल का जो है रीतिकाल का समय रहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि यह समय 1700 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1900 ईस्वी तक लगभग 200 साल तक चलता है, परंतु कालक्रम के इस विषय को लेकर विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं है। अधिकतर विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही समर्थन करते हैं। ठीक है, अधिकतर जो विद्वान है वो 200 साल को मानते हैं। 1700 या फिर विक्रमी संवत है, 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक है। आदिकाल की भांति रीतिकाल भी अपने नामकरण के विवाद को लेकर खासा चर्चित रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य के मध्यकाल को 2 भागों में विभक्त किया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल है उसको हम भक्ति काल कहते हैं और जो उत्तर मध्यकाल है उसको हम रीतिकाल कहते हैं। वस्तुतः मध्यकाल के प्रारंभ में जो भक्ति काव्य की धारा प्रवाहित हो रही थी वह पूर्व मध्यकाल कहलाया। ठीक है, भक्ति काव्य धारा ने भक्ति काल। और विक्रमी संवत 1700 के लगभग उसमें नवीन मोड़ आया। परिस्थितियों वश साहित्य की धारा परिवर्तित हो गई। आचार्य शुक्ल ने यह नवीन मोड़ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है और इस प्रकार भक्ति काव्य से पृथक प्रवृत्तियों के काल का नाम उन्होंने रीतिकाल रखा। ठीक है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध काव्य रचना की जो परंपरा चली उसके आधार पर नामकरण को लेकर अनेकों विवाद उत्पन्न हुए। वस्तुतः शुक्ल जी अपने ही द्वारा दिए गए रीतिकाल नाम से संतुष्ट नहीं थे। उसका मूल कारण था रीतिबद्ध ग्रंथों की संख्या पर्याप्त न होना, परंतु फिर भी रीतिकाल नाम रूढ़ हो गया। आगे चलकर बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनरावलोकन किया और पाया कि रीतिकाल में एक तो श्रृंगार रस की प्रधानता है, दूसरे प्रेमी कवियों का साहित्य है। अतः इस काल की साहित्य प्रवृत्ति के निरूपण में इन दोनों ही तत्वों को भुलाया नहीं जा सकता। इन 2 बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर मध्यकाल का नाम रीतिकाल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस नामकरण से तत्कालीन साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगार एवं प्रेम का पूर्ण परिचय नहीं मिलता। मूलतः रीति की परिपाटी का पालन करने वाले कवि और रीतिमुक्त स्वच्छंद कवि दोनों ही श्रृंगार रस को लेकर चलते हैं।
इस तथ्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अनुभव किया और रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल के रूप में कर दिया। ठीक है, अ, रीतिकाल का जो नाम है वो श्रृंगार काल के रूप में कर दिया। उन्होंने अपने इतिहास में रीतिकाल का श्रृंगार काल नामकरण तत्कालीन कृत्यों की प्रवृत्तियों का सुंदर निरूपण करने के आधार पर किया। इसलिए उन्होंने अपने इतिहास में रीतिकाल का सामान्य परिचय प्रस्तुत करके श्रृंगार काल की व्यापकता को इन शब्दों में सराहा था। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। वस्तुतः रस की ही दृष्टि से नहीं वरन वर्ण्य विषय की दृष्टि से भी साहित्य के इस काल का नाम श्रृंगार काल ही उपयुक्त रहता है। शुक्ल जी के इस नामकरण के संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनुमान है कि यहाँ साहित्य को गति देने में अलंकार शास्त्र की ही का ही जोर है, जिससे इस काल में रीति कवित रीति या सुकवि रीति कहने लगे थे। संभवतः इन्हीं शब्दों से प्रेरणा पाकर शुक्ल जी ने इस श्रेणी की रचनाओं को रीति काव्य कहा। कुछ भी हो, इन सब बातों पर ध्यान देने तथा कथित रीतिकाल के साहित्य का अध्ययन करने पर इतना स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में वीर रस की रचनाएं भी हुई हैं, तथापि श्रृंगार की सामान्य प्रवृत्ति को लक्ष्य करके इस काल का नाम श्रृंगार काल ही उपयुक्त है। नामकरण के इस विवाद में मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मिश्र बंधु है उन्होंने रीतिकाल को क्या कहा है, उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। जैसा कि संस्कृत महाकाव्य परंपरा में भारवी, माघ और श्रीहर्ष का अलंकृत काल था, वैसा ही नामकरण मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल का किया, किंतु यह नामकरण विद्वजनों ने स्वीकृत नहीं किया। कुछ अन्य विद्वान इस काल की कविता में कला पक्ष की प्रधानता लेकर इसका नामकरण कला काल के रूप में करते हैं, किंतु हृदय पक्ष का सुंदर उद्घाटन प्रेमी कवियों की कविता में देखकर यह नाम भी नहीं जूझता। उन्मुक्त प्रेमी नायक स्वयं कविता के निर्माण से हैरान नहीं थे, वरन कविता उनके व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली थी। अतः यह नामकरण विद्व समाज में स्वीकृत न हो सके। इस प्रकार समस्त विवादों से परे इस काल का श्रृंगार काल नामकरण सर्व प्रचलित रहा। तो श्रृंगार काल का जो रीतिकाल है उसका फेमस नाम है श्रृंगार काल। ये नाम सर्वमान्य रहा, तो इसको याद रखना है हमें। अब अपना अगला पॉइंट आता है रीतिकालीन साहित्य के प्रेरक बिंदु। रीतिकालीन साहित्य के अंदर प्रेरणा देने वाले बिंदु कौन से हैं? तो रीतिकाल का साहित्य मध्यकालीन दरबारी संस्कृति का प्रतीक है। राजाश्रय में पली इस श्रृंगारी कविता में रीति और अलंकार का प्राधान्य रहा है। जो कवि दरबारी और संस्कृति को त्याग सके, उनकी कविता में प्रेम की पुकार का स्वरूप रीतिमुक्त है। रीतिकालीन साहित्य के सृजन में सबसे अधिक प्रेरक तत्व दरबारी प्रभाव रहा है। दरबारी संस्कृति में श्रृंगारी भावना वासना को व्यक्त करने के लिए ही प्रयुक्त हुई है। रीतिकालीन कवियों के आश्रयदाता सामंत, सरदार, राजा और महाराजा आदि उच्च वर्ग के लोग मुगलों से विरासत में मिली विलासिता में डूबे थे। इसलिए उनकी प्रेरणा से रचे हुए काव्य में स्वभावतः ही लौकिक प्रेम और उसके व्यंजन बाह्य सौंदर्य के वर्णन बहुत अधिक हैं। वर्णनों में अलंकार की कुशलता भी दर्शनीय है। इन श्रृंगारी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम कृष्ण राधा की मधुर भाव की भक्ति बनी और राधा कृष्ण साधारण नायक नायिका के रूप में चित्रित किए जाने लगे। श्रृंगार काल में काम प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण स्वतंत्रता थी। आध्यात्मिक आवरण में ही श्रृंगारी कविता नहीं होती थी, वरन स्वतंत्र रूप में भी होती थी। कवि लोग राजाओं की कुत्सित प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए नग्न श्रृंगार का चित्रण करते थे। इसलिए इस काल के रीतिबद्ध कविता की श्रृंगारिकता में प्रेम की एक निष्ठता न होकर वासना की झलक ही मिलती है, और उसमें भी सूक्ष्म आंतरिकता की अपेक्षा स्थूल शारीरिकता का प्राधान्य है। श्रृंगार के विभिन्न अंगों उपांगों का इस काल की कवियों ने सुंदर वर्णन किया है, जिसमें कवि बिहारी देव, मोतीराम आदि कवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस काल में न केवल स्थूल श्रृंगार का ही वर्णन हुआ, अपितु प्रेम के उदात्त रूप का भी अंकन किया गया। रीति मुक्त काव्य की धारा में श्रृंगारी भावना है, किंतु वह दरबारी संस्कृति से दूर होने के कारण वासना के पर्याय नहीं है।
इस कविता में श्रृंगारी भावना हृदयगत प्रेम को एक उद्गार के रूप में प्रस्तुत हुई है, जिसमें शारीरिक वासना की गंध नहीं है, परंतु हृदय की पुकार है। इन्होंने भी कृष्ण के मधुर भाव की भक्ति का आश्रय लिया, किंतु वह बहुत कुछ भक्तिकालीन कवियों की भांति ही उन्मुक्त एवं पवित्र था। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इन दो श्रेणियों के कवियों का पार्थक्य इस प्रकार किया है। प्रेमोन्माद के जब इन कर्ताओं के लिए राधा कृष्ण या गोपी कृष्ण की लीलाएं काव्य सामग्री का काम देती रही है, व्यक्तिगत प्रेम की एक निश्चितता के कारण जब इन्हें भक्ति पक्ष त्यागना पड़ा है, तब ये कृष्ण की क्रीडाशील प्रवृत्ति के उपासक होकर उनके भक्त हो गए हैं। भारतीय परंपरा में उन्मुक्त प्रेम की शारीरिक आलंबन का विधान न पाकर वे श्री कृष्ण का अलौकिक आलंबन ग्रहण करते हैं, अतः अंत में इनके मुक्त कृष्ण का भक्ति में पर्यवसान हो जाता था। इसी से इस प्रकार की सभी कवि अंत में कृष्ण लीला के गायक हो जाते हैं। यूं तो रीतिबद्ध कवि भी राधिका कन्हाई सुमिरन का बहाना करते थे, पर इनकी वृत्ति भक्ति में लीन नहीं हुई है। यही इन दोनों में पार्थक्य है। रीतिकाल के प्रेरणा बिंदु के रूप में उपयुक्त तथ्यों के अतिरिक्त श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग और वियोग को भी शामिल किया जा सकता है, परंतु ये हमारे अध्ययन की विषय वस्तु न होने के कारण इसे विस्तार से परिभाषित नहीं किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। अपना अगला पॉइंट है रीतिकाल की परिस्थितियाँ। रीतिकाल की परिस्थितियाँ कौन कौन सी रही? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक अवनति एवं रुग्ण मनोभाव का काल। श्रृंगार काल का समय 16वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ होता है। ठीक है, श्रृंगार काल और रीतिकाल। ठीक है, श्रृंगार काल यानी रीतिकाल, और सन 1857 के विप्लव के आसपास समाप्त होता है। ठीक है, 1857 में जो रीतिकाल समाप्त हो जाता है, यह लगभग 200 वर्ष का है। इस काल का भारत राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। राजनीतिक इतिहास चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर मुगल साम्राज्य की अवनति के प्रारंभ और फिर क्रमशः उसके पूर्ण विनाश का लेखा जोखा है। मुगल साम्राज्य शाहजहां के समय में चरमोन्नति के शिखर पर पहुंच गया था। कला की दृष्टि से भी शाहजहां का समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु शाहजहां के अंतिम समय तक पहुंचते पहुंचते मुगल ऐश्वर्य को मानो ग्रहण लग गया है, और वह ग्रहण औरंगजेब से जाना गया। औरंगजेब का काल सभी दृष्टियों से, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कला की दृष्टि से हो, रुग्ण मनोभाव का काल कहा जा सकता है। औरंगजेब के बाद मुगलिया खानदान में कोई भी महान व्यक्ति नहीं हुआ, और इसी समय नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली ने रही सही मुगल शान शौकत को मिट्टी में मिला दिया। दिल्ली के कत्लेआम और पानीपत की पराजय ने देश के रहे से सैनिक बल को भी नष्ट कर दिया। इसके बाद स्वतंत्र छोटे छोटे रजवाड़ों का उदय हुआ। इन रजवाड़ों में मुगलिया खानदान की विलासिता टुकड़ों में बिखर गई, किंतु मुगल शान शौकत के स्थान पर सरदार सामंतों की चित्तगत संकीर्णता के कारण इस विलासिता में शाही उदारता का भी अभाव हो गया था। इसलिए इस काल की श्रृंगार भावना में बड़े नग्न मनोभाव प्रदर्शित किए, जिसमें मुगल दरबार की मर्यादा का अभाव था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इस काल की श्रृंगार भावना में एक प्रकार का रुग्ण मनोभाव है। कुछ विद्वानों ने इस काल में महान व्यक्तित्व के अभाव पर भी विशेष जोर दिया गया है। यानी ऐसा कोई महान शासक नहीं हुआ जो तत्कालीन विखंडित राजनीति को नियंत्रण कर सके और देश को एक बार पुनः एकता के सूत्र में बांध सके। इसलिए तत्कालीन साहित्य, कला और कौशल जनता के उन्नत व्यक्तित्व का परिचय नहीं देते। सारांश यह है कि रीतिकाल की रचनाओं में हमें मुगलिया शान शौकत की झलक भी मिलती है और रुग्ण मनोभावों का परिचय भी। यह क्रमिक ह्रास है। जो शाही परिवार का ह्रास हुआ और नवीन सामंतों की शक्ति बढ़ी, क्योंकि विलासिता की भावना और उनकी संकीर्ण चित्तवृत्ति ने अपनी महानता को खो दिया। परिणाम स्वरूप रीतिकाल की श्रृंगारिक भावनाएं कलुषित होकर साहित्य में पसर गई। ये तो हुई राजनीतिक परिस्थिति, और हम सामाजिक पतन एवं भोग विलास। अब हम सामाजिक जो है परिस्थितियां पढ़ेंगे। तो राजनीतिक पतन का समाज व्यवस्था पर भी खासा प्रभाव पड़ा। निर्गुण संतों के प्रभाव से जाति पाति की दीवार ढहने लगी, परंतु उनके स्थान पर नवीन रूढ़ियों ने जन्म ले लिया। पेशेवर जातियों का निर्माण हुआ, एक सामंत सरदारों का वर्ग बना,
दूसरा उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला सेवक वर्ग। जो छोटे-छोटे सरदार सामंत और मनसबदारों में विलासिता बढ़ती गई, त्यों-त्यों उनका साधारण जनता से पार्थक्य बढ़ता गया। अब तक कवि भी अपने आश्रयदाताओं की मनोवृत्ति के अनुकूल ही काव्य रचना करने लगे। ठीक है। जो उनके राजा चाहते थे वैसे ही वो रचना करते थे। इसका मुख्य जो प्रेरणा स्रोत आश्रयदाताओं की विलासिता ही थी। ये स्वतंत्र सामंत अपने विलास में डूबे थे, नैतिक आदर्श समाप्त हो चुके थे, समाज की आत्मा संकुचित हो गई थी और अन्य प्रदेशों से संबंध टूटने के कारण समाज में संकीर्णता व्याप्त हो गई थी। कला वासना पूर्ति का साधन बन गया और नारी उसका आलम्बन। इस प्रकार जो प्रेम क्रीड़ाओं और नायक नायिका भेद का उक्ति वैचित्रपूर्ण चित्रण इस काल की कविता में मिलता है, वह तत्कालीन सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करता है। साथ ही समाज में एक नवीन वर्ग मराठा सरदारों का था, जिसमें हिंदू जाति की रक्षा एवं उत्थान का भाव था। के संबंध में तथा उनकी सामाजिक स्थिति के अनुकूल तत्कालीन कवियों ने कुछ लिए 10 की उत्कृष्ट रचनाओं का भी सृजन किया, जो तत्कालीन मराठा समाज की सामाजिक स्थिति से रूबरू कराता था। बाद में तो मराठा साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर देशी रजवाड़ों के रूप में मुगलों से विरासत में मिली हुई विलासिता में ही मग्न हो गया था। धार्मिक पराभव का काल। अब धार्मिक परिस्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यह काल धार्मिक दृष्टि से भक्ति के पराभव का काल माना जाता है। भक्ति काल में एक लहर भक्ति की बही थी, जो बहुत व्यापक और प्रबल थी, परंतु इस काल में भक्ति की वह लहर शांत और विकसित हो गई थी। विद्वान इसके कई कारण मानते हैं। राजनीतिक दृष्टि, राजनीतिक स्थिति भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, किंतु यदि निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो प्रभावी व्यक्तित्व के भाव भी भक्ति धारा की विकृति का कारण स्पष्ट दिखाई देता है। कृष्ण के मधुर भाव की भक्ति अब नायक नायिका भेद निरूपण में काम आने लगी। संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य में राधा कृष्ण और गोपियां प्रमुख विवेच्य हो गई। भक्ति संप्रदाय की चारों शाखाओं का पराभव विविध कारणों से हुआ। इस पर हम विस्तार से विवेचन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परंतु यह निश्चित है कि जब भी किसी धारा में विकृति आती है तो उसका कारण राजनीतिक और सामाजिक ही होता है। कारणों से ही इस काल में धर्माश्रय में भी उत्कृष्ट साहित्य की रचना न हो सकी। सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह घोर पराभव का काल था। प्राचीन संस्कृति के मूलाधार भुला दिए गए थे और एक नई संक्रांतिकालीन संस्कृति का उद्भव हो रहा था, जिसका मुख्य आधार मुगलों से विरासत में मिली हुई विरासत की प्रति थी। इसके बाद हम नवीन प्रवृत्तियों का काल पढ़ेंगे। तो इससे पूर्व जो कृष्ण की मधुर भक्ति प्रचलित हुई, ठीक है, सखी भाव हुई थी और अष्टयान इत्यादि विलास लीलाओं की ग्रंथों की रचना हुई थी, इसका पूर्ण परिपाक इस युग में दिखाई पड़ता है। कृष्ण भक्ति शाखा में भी सखी भाव की मधुर उपासना का विकास हो रहा था और राम सीता की अष्टयाम विलास लीलाओं का वर्णन जोर पकड़ रहा था। संतों के ज्ञान मार्ग में गतानुगतिकता के विकास होने से कोई मौलिक उद्भावना नहीं हुई। सूफी मत का साहित्य की अवनति ओर था। इस प्रकार भक्तिकाल के अंतिम समय में श्रृंगार की भावना का प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है। रीतिकाल का साहित्य प्रमुख रूप से राजश्रय में रचा गया। कुछ लोक रचनाएं भी मिलती हैं, जैसे भूषण इत्यादि भी, किंतु मूलतः ये कवि भी राज्यों से ही संबंधित थे। भाषा की दृष्टि से इस काल में हिंदी प्रदेश में विभिन्न भाषाओं का व्यवहार हो रहा था, किंतु श्रृंगारी भावनाओं को व्यक्त करने वाली प्रमुख भाषा ब्रजभाषा ही रही। इसमें आचार्य डॉक्टर हज़ार प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में विश्रामदायक और विनोदन गुणों का खूब मार्जन हुआ। भक्ति काल में ब्रज और अवधी दोनों ही प्रमुख भाषाएं थी। धीरे धीरे अवधी का महत्व हट रहा था। ब्रज भाषा पर कुछ प्रादेशिक प्रभाव जैसे बुंदेलखंडी, अवधी और राजस्थानी का तथा विदेशी प्रभाव जैसे फारसी का पड़ रहा था। वस्तुतः श्रृंगार काल के साहित्य का सृजन अवध प्राप्त और राजस्थान में अधिक हुआ, इसलिए इनकी भाषा में अवधी, बुंदेलखंडी और राजस्थानी के प्रयोग मिलते हैं। अब हम कलात्मक परिस्थितियों का काल इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो श्रृंगार काल में कला के क्षेत्र में प्रदर्शन की प्रवृत्ति प्रधान थी। सामाजिक वातावरण में पल्लवित होने वाली कला में वासनापरकता सहज स्वाभाविक थी। इस युग की कला में परंपराबद्ध दृष्टिकोण का निर्वाह हुआ और मौलिकता का अभाव रहा तथा नग्नता एवं अश्लीलता का आधिक्य है। आशयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए इस काल में प्रदर्शन प्रधान नायक-नायिकाओं की रूढ़िबद्ध प्रकृतियाँ निर्मित होती रही। श्रृंगार काल की चित्रकला में रूढ़िबद्ध चित्र, पौराणिक चित्र तथा राग रागिनियों के प्रतीक चित्रों का बाहुल्य है। इन चित्रों में युग प्रवृत्ति के अनुसार अनुरूप कलाकार की रूप श्रृंगारिकता की प्रधानता है। कृष्ण और राधा तथा शिव और पार्वती के श्रृंगार प्रधान चित्रों का निर्माण हुआ। यही स्थिति श्रृंगार युग की मूर्तिकला की रही। उसमें परंपराबद्ध अलंकरण से चमत्कार, वृत्ति, रोमानी वातावरण का प्रदर्शन तथा दरबारी वैभव एवं विलास की प्रधानता है। संगीत के क्षेत्र में भी आश्रयदाता की प्रसन्नता के लिए श्रृंगार परक प्रतिपाद्य एवं चमत्कारवादिता का प्राधान्य रहा। इस प्रकार श्रृंगार काल में कला एवं काव्य दोनों ही क्षेत्रों में समान प्रवृत्ति थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और अगला जो पॉइंट है अपना और रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ हैं तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद मित्रों।